नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द हिंदू डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी एनालिसिस करते हैं, ताकि उनकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। एनालिसिस शुरू करने से पहले जो भी बच्चे द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आईएएस लाइफस्टाइल, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। उसको फॉलो करके आप डेली बेस पे द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट, आप प्रीवियस यूपीएससी प्रिपेयर के डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट islifestyle.com की भी मुलाकात ले सकते हैं और प्रीलिम्स और मेंस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो। और अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिएगा, आप कहाँ से है, आपका नाम और प्रेजेंट सर और थैंक यू सर करेंगे फॉर्मेट कीजिएगा, ठीक है, जिससे पता चले कि कितने बच्चे हैं जो रेगुलर करंट अफेयर एनालिसिस के लेक्चर देखते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले डेली करंट अफेयर एनालिसिस, जो पहला एडिटोरियल है वो है इकोनॉमी के ऊपर। ये सारे पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी आपसे डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, फिर भी उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। तो काफी सारे पॉइंट है, वो आपको फिर से रिवीजन हो जाएंगे जो बच्चे रेगुलर देख रहे हो। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इंडिया का 2020 क्वार्टर वन है, ठीक है, तो 23.9% डी ग्रोथ से चल रहा है, ठीक है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखे तो। और जो अलग अलग इंस्टीट्यूट है तो उन्होंने भी जो अंदाजा लगाया है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, वो आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। आपको ये याद नहीं रखने, ठीक है, इसके जो परसेंटेज है वो चेंज होते रहते हैं, तो आपको याद नहीं रखना है। आपको मेन चीज याद रखना है कि भाई इंडिया इकोनॉमी है, ठीक है, जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो डी ग्रो कर रही है, ठीक है, वो उसके ग्रोथ होने के चांसेस अभी कम है। जो हमने देखे थे डिफरेंट इंडस्ट्री है, लॉकडाउन की वजह से उनके ऊपर इम्पैक्ट हुई और अभी वो ठीक से नहीं चल रही है। फिर इंडिया की 8 और इंडस्ट्री भी है जो हमने आईआईपी में भी देखा था, ठीक है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करी है। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के द्वारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े निकाले गए, उसके हिसाब से सीपीआई बढ़ रहा है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहा है। तो एक वर्ष कंडीशन है, वैसे वो समझ लीजिए। नॉर्मल कंडीशन में देखें तो आपको बाजार की दो कंडीशन पता होगी। पहली कंडीशन जिसको हम कहते हैं तेजी, बराबर, और दूसरा होता है मंदी, रिसेशन और इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? तेजी के माहौल में इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि मार्केट में जो चीजें होती है, ठीक है, वो लिमिटेड होती है और डिमांड ज्यादा होती है, लोगों के पास पैसा होता है। तो उस कंडीशन में डिमांड होने की वजह से और पैसा होने की वजह से और मार्केट तेजी होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे लोगों के पास पैसा नहीं है, जीडीपी है वो डी ग्रो कर रही है, ठीक है, उसके ग्रोथ के कोई असर दिख नहीं रहे हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसका रीजन भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। स्पेशली ये जो इन्फ्लेशन है वो है फूड प्रोडक्ट बेस्ड, ठीक है, क्योंकि जो भी कोई मार्केट में ऑलरेडी अभी जितनी भी चीजें अवेलेबल है, सब्जी से लेके नॉर्मल एसेंशियल प्रोडक्ट, तो वो क्या हो रहा है, वो खेत से जहां बाजार है वहां तक पहुंच नहीं रही, ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू क्वारंटाइन, किसी भी कारण बस वो पहुंच नहीं रहे। और वहां पे क्या हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो रही है। तो चीजें लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से वहां पे जो महंगाई दर है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, वो बढ़ रहा है। दूसरी, सभी इंडस्ट्री को लेके काफी सारे डेटा दिए गए, ठीक है, स्पेशली जीएसटी कलेक्शन को लेके। तो थियोरिटिकल इंफॉर्मेशन ज्यादा है, हमने सारी डिस्कस की है। जो नए बच्चे उनको जो जानना चाहिए वो मैंने पॉइंट आपको बता दिए हैं। और जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो डेली बेस पे करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर देखते हैं, वो जब पढ़ेंगे तो उनको सारी चीजें पता चल जाएगी। आपको सारे परसेंटेज याद नहीं रखना है, जो मेनली पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी, वो आपको याद रखने हैं, ताकि इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप लिख सके। और ये है बिहार इलेक्शन को लेके, ठीक है, कि बिहार में कौन जीतने वाला है इलेक्शन बेस्ड। यदि आप बिहार से हैं, ठीक है, और है या उससे आप वहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस नहीं है, स्किप कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। फिर से इंफॉर्मेशन आई है मेडिकल एजुकेशन के ऊपर, जहाँ पे बात की गई है इक्वालिटी, इक्विटी एंड इंटीग्रिटी के ऊपर। तो ये मेनली फोकस करता है मेडिकल जो फील्ड में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, स्पेशली जो डॉक्टर्स है या नर्स है या कोई भी जो हेल्थ केयर सिस्टम से कार्य कर रहा है, ठीक है।
मेन चीजें मैं आपको बता देता हूँ, बाकी थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जैसे एजुकेशन क्वालिटी पे फोकस किया गया है, उसी चीज को यहाँ पे अलग से हाईलाइट किया गया है कि अभी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा मेडिकल के जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी क्वालिटी चेंजेस करने के लिए। क्या होगा, नेशनल मेडिकल कमीशन। ये बाकी सारे बच्चों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मेडिकल स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये ऐसी बात होगी जो पहले हमारा नीति आयोग नहीं था, ठीक है, उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। यदि नाम चेंज करने से क्वालिटी और इंटेग्रिटी अच्छी हो सकती है, तो मैं तो बोलूंगा सभी चीजों के नाम चेंज कर देने चाहिए, ठीक है। यदि आप मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको नीट में सारी पॉइंट प्रिपरेशन करनी है, नीट के बारे में, नीट की जो विश्वसनीयता है उनके बारे में सभी चीजें, ठीक है। बाकी स्टूडेंट को मेनली इतना ही याद रखना है कि अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है करंटली जो कार्य कर रहा है, उसको चेंज करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया जाएगा, जो कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों की क्वालिटी और इंटेग्रिटी में ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। और मेरा मानना यही है कि यदि किसी चीज का खाली नाम चेंज करने से उस पे उस फील्ड में यदि क्वालिटी चेंज हो जाती है, तो आप एपीएमसी का भी नाम चेंज कर दो, ठीक है। जैसे नीति आयोग का भी नाम चेंज किया हो, नीति आयोग का पहले का नाम क्या है, ठीक है, वो आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जब भी ये नाम कभी चेंज करते हैं और नाम चेंज करने के बाद अपनी जो एक्सेप्टेशन होती है, ठीक है, रियलिटी में दो चीजें होती है। एक तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई नाम चेंज करने से, और जिस तरह का नाम रखा है, ठीक है, एक बाइक है, हीरो की कोई बाइक ले लो, आप उसको रेस रेस बाइक डिक्लेयर नाम रख दो, ठीक है, तो उसकी स्पीड रातों रात बढ़ नहीं जाएगी, ठीक है, ऐसी बात है। तो उस प्रकार से ये सारे पॉइंट है। हालांकि मैं आपको ज्यादा फोकस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या होता है वो तो हम देखेंगे, क्योंकि काफी सारी बार ऐसा हुआ है नाम चेंज को लेके और कार्य को लेके कितनी क्वालिटी पे चेंजेस आ सकता है, ठीक है, ये तय करना मुश्किल होता है। फिर भी कुछ होता है तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आएगी और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपका भी व्यू क्या है वो आप मुझे बता सकते हैं। यदि आप मेडिकल स्टूडेंट है तो आप क्या सोच रहे हैं कि भाई इतना नाम चेंज करने से क्या क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ सकता है, या क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। फिर से ये मुद्दा आया है वोडाफोन के बिल को लेके, ठीक है, जहां पे वोडाफोन को इंडियन गवर्नमेंट को 20,000 करोड़ टैक्स पे करना था, जो ग्रोस वैल्यू टैक्स था उसके बारे में तो मैंने आपसे डिस्कशन किया था। तो वोडाफोन ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल है वहां पे अप्लाई किया था जस्टिस के लिए, ठीक है, और वोडाफोन को वहां पे जीत दी गई है। अभी आपको तीन चार चीजें सी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट प्रोटेक्शन अफोर्डेबल अंडर आर्टिकल 4(1) ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड। ये क्या है पूरा समझ लीजिए, फिर आगे की बात समझने में आसानी हो जाएगी। इंडिया और नेदरलैंड के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, जो ट्रीटी बेस्ड थी ट्रेड और बिजनेस के लिए, जिसके अंडर में जो वोडाफोन कंपनी है उसने हडसन टेलीकॉम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से जो चीजें है, ठीक है, उसकी कोई भी टेक्निकल चीजें है जो कि इस्तेमाल होती है कम्युनिकेशन को लेके, कोई भी तो वो परचेस की थी, ठीक है। तो उस एग्रीमेंट के अनुसार जितना टैक्स होता था उससे ज्यादा टैक्स क्लेम किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा वोडाफोन ने प्रेजेंट किया था, ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल में। और सारी बातें देखते हुए, सारे जो ट्रीटमेंट एग्रीमेंट थे वो देखते हुए, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट है, ठीक है, उन्होंने फैसला वोडाफोन के पक्ष में सुनाया है। अभी देखना यह है कि इंडिया वो फैसला मानता है कि नहीं मानता है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा जो भी कोई फैसला दिया जाता है, ठीक है, वो मान्य करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट होती है, ठीक है, वो परमानेंट कोर्ट नहीं होती है, और वहां पे जो भी कोई जज होंगे वो भी परमानेंट नहीं होते। वो ट्राई बाय ट्राई कोई भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट है, ठीक है, वहां पे जा सकता है कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को लेके, जहाँ पे उनको जस्टिस चाहिए। तो इनके द्वारा जो भी फैसला दिया जाता है जिस भी पक्ष में, ठीक है, उस दूसरे पक्ष को उसको मानने के लिए बाध्य है, लेकिन मानते नहीं है। जैसा कि हमने एक केस देखा था साउथ चाइना सी में, जहाँ पे फिलीपींस है वो चाइना के अगेंस्ट में जो परमानेंट आर्बिट्रेरी कोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट है, वहां पे गए थे। तो उन्होंने भी फैसला दिया था कि भाई जो ये 9 डेज लाइन है, ठीक है, ये चाइना ने अपने से बनाई है, उसका कोई भी जियोग्राफिकल सोर्सेस नहीं है या उसका कोई क्लेम है नहीं, ठीक है, लेकिन चाइना ने वो अपना जो वो निर्णय है, ठीक है, वो मानने से मना कर दिया था। तो ऐसी चीजें हम काफी बार देखते हैं। देखते इस कंडीशन में क्या होता है, इंडिया है वोडाफोन से जो भी कोई टैक्सेस है वो कलेक्ट करता है कि नहीं करता है, वो देखने की बात हुई। आपको अपडेट पता होने चाहिए किसी भी कंटेक्स्ट में। यदि ट्राई के
कार्य को लेके या जो भी कोई टेलीकॉम सेक्टर है उसको लेके कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होने चाहिए। फिर से आया है सुप्रीम कोर्ट विवाद में, ठीक है। इस बार राइटर ने काफी सारे बातें यहाँ पे रखी हुई है। मेनली जो फोकस है वो है जो सुप्रीम कोर्ट का रिपीटेड फेलियर है उसके बारे में। तो मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी जुडिशरी सिस्टम का सबसे टॉप लेवल पे इंस्टीट्यूट है जिसका कार्य है जस्टिस दिलाना। और वहां पे जस्टिस लेने कौन जाते हैं, आप में और सामान्य पब्लिक, ठीक है। जिसका फोकस रहता है कि वहां पे उसको अच्छा सा जस्टिस मिले, हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उसका प्रोटेक्शन मिले, ताकि जब कभी भी हमें जरूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास में आके खड़ा रहे और हमको उस पर भरोसा रहे। लेकिन ये भरोसा जीतने में बार बार फेल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो उसको लेके यहाँ पे काफी सारे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, बारी बारी से एक एक पॉइंट बताए गए, सब डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। जो मेनली पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट किए, इसके अलावा भी काफी सारे पॉइंट है, जैसे कि अलग अलग जो केस देखे उसके अंदर। तो राफेल केस हो गया, ठीक है, फिर सुशांत सिंह राजपूत वाला भी केस हो गया है, वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए गए। सब केस डिस्कस नहीं करेंगे और आपको सब जानने भी नहीं है। एक तो 370 आपने आपने सुना ही होगा, हेबियस कॉर्पस केस भी आपको पता होगा, और दूसरा है बीएस लोया वाला जो इंसिडेंस है, केस है, वो भी आप देख लीजिएगा। मैं आपसे आज एक ही केस डिस्कस करूंगा मेडिकल कॉलेज स्कैम के बाद, वो है जो रंजन गोगोई जी है, ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनके सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला केस। तो जैसे कि पहले ये केस की जो बात करूंगा, डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, मेन चीज है उस पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आए कि ना आए, ठीक है, ये किस प्रकार से आए वो कहना मुश्किल है। ये पर्टिकुलरली आपको जीएस पेपर 2 के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, जस्टिस के ऊपर कोई भी कोई क्वेश्चन आए तो मेंस में। तो हालांकि प्रीलिम्स में आने के चांसेस कम है। तो सबसे पहले एक समझ लीजिएगा, जो लोकल स्टूडेंट है वो तो अच्छे से समझ ही सकते हैं, लेकिन लोकल स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, उनको भी आसानी से समझ में आ जाएगा क्या बात यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले समझिए कि सेक्सुअल हरेसमेंट वाले जितने भी केसेस होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, अभी ये जस्टिस रंजन गोगोई को भूल जाए, नॉर्मल केसेस में हम निर्भया केस देखें, ठीक है, तो कितने साल केस चला था, ठीक है, एक एक के बाद एक एक हियरिंग होती थी। लेकिन एक ऐसा भारत का सेक्सुअल हरेसमेंट वाला केस है जो एक वीक के अंदर खत्म हो गया था। यानी मान लो कि आज जो महिला थी जिन्होंने रंजन गोगोई जी के ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस दाखिल किया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का आप देखिए वर्किंग स्ट्रक्चर की बात जो यहाँ पे की गई है, ठीक है, उसका देखिए कि रंजन गोगोई जी पे ही केस चल रहा है और उसकी हियरिंग सुनने, यानी जो जज की बेंच है उसमें ही रंजन गोगोई खुद है जो वहां पे केस देख रहे हैं, ठीक है। यानी ये गधा भी समझ सकता है कि जिसके ऊपर केस हो रहा है, ठीक है, उसको उस पैनल में उस केस के अंदर आना चाहिए। नहीं, दूसरी चीज कि भाई ये केस इतना जल्दी रफा दफा हो गया, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जैसे आज केस दाखिल हुआ, ठीक है, वहां पे पहुंचा और नेक्स्ट डे एक केस की हियरिंग भी हो गई और वहां पे फैसला भी आ गया और जस्टिस रंजन गोगोई है और निर्दोष साबित भी हो गए कि भाई ये वहां पे इनका जो सेक्सुअल हेरेसमेंट वाला केस है, ठीक है, वो गलत है, झूठा है, ठीक है। यानी इतना जल्दी भी कार्य हो सकता है, ये है। फिर हमने ये नीट वाला जो केस देखा था, इसके अलावा काफी सारे ऐसे केसेस है कि जहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस रहता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के जो पर्सन होते हैं उनके फेवर में ज्यादा निर्णय सुनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे कोट किए गए हैं, तो एक एक आप देख लीजिए, ठीक है, आप अपने से भी पढ़िएगा आपका क्या मानना है सुप्रीम कोर्ट के कार्य को लेके, वो आपको इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहले देख लीजिएगा सारे केस, ठीक है, इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोई एक इंडिविजुअल केस पे कोई क्वेश्चन आए ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन कोई एक जो सबसे ज्यादा, जैसे ये हमने प्रशांत भूषण जी वाला जो केस देखा था, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो वो काफी टाइम डिस्कशन में चला था। उसके बाद जो साउथ तमिल एक्टर है, ठीक है, सूर्या, उसका भी केस चला था। तो इस प्रकार के जो केसेस है जो ज्यादा चर्चा में चले थे, क्योंकि वहां पे अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल है, ठीक है, उनके कार्य को भी क्या किया गया था, उनको कोऑर्डिनेट किया गया था। तो इस प्रकार के केसेस की डिस्कशन होती है तो पूछी जा सकती है, लेकिन ये अलग अलग जो केसेस है तो उन सभी के जो आधार है वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है, सभी नहीं पूछ सकते। कोई एक इंसिडेंट जो सबसे ज्यादा में चर्चा में रहा हो, जहाँ पे कोर्ट की खामियां हो जो उजागर हुई हो, ठीक है, जस्टिस को लेके, तो वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपका भी ये पूरी जो सुप्रीम कोर्ट के कार्य को लेके जो बताया गया है उसमें क्या मानना है, वो वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। फिर ये हमारे माननीय पिक्चर की बात कर लेते हैं, तो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, ये है अकाली दल और ये है शिवसेना, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से जुड़ा है, ठीक है।
आप जानते ही होंगे अभी हो क्या रहा है। जैसे लव वाली कंडीशन में काफी बार आपने देखा होता है कि जो मेल या फीमेल यानी लड़का या लड़की हाथ में गुलाब का फूल लेते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि ही लव्स मी नॉट, और शी लव्स मी और शी लव्स मी नॉट, ठीक है। उसी प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं कि ये मुझे पसंद नहीं करते या बिल्कुल पसंद नहीं करते, उस प्रकार से दिखाया गया है। दूसरा बात करनी है कार्बन टैक्स के ऊपर, ठीक है, इंपॉर्टेंस है। जब कभी भी क्लाइमेट पे कोई टॉपिक आता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। फिल्म्स में क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज्यादा है, और मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी आप देख सकते हैं। ये मुद्दा चर्चा में आया था जब चाइना ने 2060 को जो कार्बन इमिशन है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए बात की गई थी। तो वो कार्बन इमिशन में चाइना है वो नंबर 1 पे है, फिर आता है अमेरिका, उसके बाद आता है अपना भारत इंडिया, ठीक है। तो उसके इंडिया के द्वारा भी काफी सारे कार्य किए गए थे जो कार्बन इमिशन है उसको रोकने के लिए। दूसरा यहाँ पे एक डेटा दिया गया है 1998 से 2070 तक जो भी ये ग्लोबल वार्मिंग पे जो लॉस हुआ 2.9 ट्रिलियन, ठीक है, डायरेक्ट इकोनॉमी लॉसेस। तो ये पॉइंट आप कोट कर सकते हैं जब कभी भी क्लाइमेट के लेके और कार्बन इमिशन को लेके कोई क्वेश्चन आए, तो क्लाइमेट चेंज पे खर्चे की जब बात हो तो यहाँ पे कहा क्या गया है। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। कि कनाडा था, उसने क्या किया था, कार्बन इमिशन पे सबसे पहले $20 पर टन CO2 इमिशन पे क्या कर दिया, चार्ज लगा दिया, ठीक है। फिर उस चार्ज को बढ़ा के 20 से कितना कर दिया, 50 कर दिया। अब इससे क्या हुआ, दो चीजें हुई। पहले तो जो भी कार्बन इमिशन करते थे, ठीक है, वो खुद से कंट्रोल करने लगे, क्योंकि ज्यादा अगर कार्बन इमिशन होता है तो उस प्रकार से उनको ज्यादा पे करना पड़ता था, तो अपने से कंट्रोल करने लगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कंट्रोल होने लगा। फिर इन्होंने और बढ़ा दिया। फिर जो लोग पहले क्या था कि भाई इतना चढ़ा है तो लोग कंट्रोल करने लगे, फिर भी एक कर्ज बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर क्या किया, और बढ़ा दिया। तो उनको सोचना पड़ा कि भाई इसका अल्टरनेटिव क्या है, तो वो लोग फिर ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो उसी प्रकार इंडिया को भी करना चाहिए, कार्बन इमिशन पे टैक्स लगाना चाहिए। कितना, $35 अप्रोक्सीमेट बताया है, ठीक है, कोई बिल नहीं है। 35 इम्पोज करना चाहिए डॉलर पर टन में। तो इससे क्या होगा, इंडिया के जीडीपी के अनुसार 2% कलेक्शन होगा। इससे क्या होगा, सेम कंडीशन और एडिशनल कंडीशन भी यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। भाई इंडिया इस प्रकार से कार्बन इमिशन पे टैक्स लगा दे, ठीक है, फिर क्या होगा, जो भी इंडस्ट्री कार्बन इमिशन करती है, ठीक है, वो खुद से कंट्रोल करने लगेगी। दूसरी चीज, इससे जितना भी कलेक्शन आएगा, ठीक है, इससे जितना भी कलेक्शन आएगा 2% ऑफ जीडीपी यानी बहुत बड़ी अमाउंट होगी। तो इससे जितना भी कलेक्शन आएगा इसका उपयोग हम क्लाइमेट चेंज में, जो हम कोल कोल फ्यूल बेस्ड जो भी कार्बन इमिशन करते हैं, ठीक है, उसके बजाय हम वो पैसा जो सोलर पैनल है, ठीक है, वो बनाने में लगा देंगे या सोलर टेक्नोलॉजी को एनहांस करने में लगा देंगे। इससे क्या होगा कि भाई हम शिफ्ट हो जाएंगे, जो जितना भी हम फ्यूल और कोयल से एनर्जी जनरेट करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उन सबको हम सब्सटीट्यूट करके हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर हम शिफ्ट हो जाएंगे, या इसके कोई भी अल्टरनेटिव पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिससे कार्बन इमिशन कम हो। तो 2030 तक हमने जो पेरिस एग्रीमेंट था वहां पे हमने डिस्कशन किया था, इंडिया कम से कम कार्बन इमिशन हो ऐसे एक्शन लेगा, ठीक है। इसमें भी हमने देखे थे इंडिया के द्वारा जो सोलर प्रोजेक्ट है उसको फोकस किया जा रहा है और इंडिया उसके ऊपर कार्य भी कर रहा है, ठीक है, एक ऑप्शनल एनर्जी सोर्स के रूप में। और कार्बन इमिशन से क्या होगा, कार्बन इमिशन से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि भाई उससे जो टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर है, वो आधा सेल्सियस भी यदि बढ़ जा रहा है तो ग्लेशियर की जो बर्फ है, ठीक है, वो पिघलने लगेगी, तो सी लेवल राइज हो जाएंगे, ठीक है, वो पानी पिघल के समुद्र में चली जाएगी, तो सी लेवल राइज हो जाएगा, तो जो भी कोस्टल एरिया है, ठीक है, पूरे विश्व में वो पानी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बात की गई। इससे एयर पोल्यूशन भी कम होगा, तो सांस लेने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। दिल्ली वाला केस हम देख ही रहे हैं कि भाई सांस लेने की भी वहां पे क्या होती है, तकलीफ होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है डिटेल में। तो काफी सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट्स कर लीजिएगा। स्पेशली जो 2.9 ट्रिलियन लॉसेस हुआ, इकोनॉमिकल लॉसेस, स्पेशली फॉर ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेके, तो वो आपको मेंशन कर सकते हैं। और बाकी सारे भी पॉइंट दिए गए हैं जो आपको जानने चाहिए। फिर एक बात कर लेते हैं सैंडलवुड में जो पेस्ट फैल रही है उसके बारे में, ठीक है। यानी जो भी कर्नाटका और केरला में जो सैंडलवुड फॉरेस्ट है, ठीक है, चंदन के जो पेड़ का जो जंगल है, ठीक है, उनको क्या लग रहा है, उनको एक बैक्टीरियल पैरासाइट डिजीज लग रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा है, ये सब समझ लीजिए। जैसे अपने इंडिया में जो लोग हैं, इंडिया के पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस इन्फेक्शन लग रहा है, उसी प्रकार से जो चंदन के जो पेड़ है उनको
एक बैक्टीरियल डिसीज लगा है, ठीक है, इसको कहा जा रहा है सैंडलवुड स्पाइक डिसीज, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, फैल ही रहा है, और इसका कोई भी ट्रीटमेंट अभी नहीं है साइंटिस्टों के पास, ठीक है, और कहा क्या जा रहा है कि भाई इसको रोकने के लिए एक कार्य किया जा सकता है, वो क्या है कि भाई जिस भी पेड़ को इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, उसको काट दो, ठीक है, इससे क्या हो, उससे फैलने का रीजन क्या है कि भाई जो भी इन्फेक्टेड पेड़ है, ठीक है, वहां से जो भी कोई इंसेक्ट बैठ के दूसरे पेड़ पे जाता है तो वहां पे भी इन्फेक्शन होता है, तो फाइटोप्लाज्म बैक्टीरिया पैरासाइट ऑफ प्लांटेज, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन हो रहा है। मान लो ये इन्फेक्टेड है, यहाँ पे इंसेक्ट बैठ के फिर दूसरे पेड़ पे बैठा, तो इसका इन्फेक्शन उसको लग गया। अभी पेड़ में कितने पेड़ को लगा है वो जानना मुश्किल है, ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है, मेडिसिन यहाँ पे दवाई की छिड़काव करते हैं या कोई पैरासाइट को कंट्रोल करने के लिए दवाई छिड़कते हैं, लेकिन है नहीं जो कार्य करे। तो उपाय क्या सुझाया जा रहा है कि भाई पेड़ों को काट दो, ताकि इससे क्या हो, जो और बढ़ रही है, ठीक है, वो ना बढ़े। और बाकी इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं बारी बारी से। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी कि हमारे प्रेसिडेंट सर ने जो फार्म बिल है उसके ऊपर साइन कर दिया है, तो अभी वो एक्ट बन के आ जाएगी और इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ स्पेशल लेक्चर में मैं आपको जो फार्म बिल के जो तीनों फार्म बिल है, ठीक है, जो यहाँ पे बताए गए हैं, वो तीनों फार्म बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, और एज ए यूपीएससी स्टूडेंट आपके पास जो सॉल्यूशन होना चाहिए उन सभी इन्फॉर्मेशन की डिस्कशन मैं आपको स्पेशल लेक्चर एक प्रोवाइड करवा दूंगा यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट के अंदर। तो आपका प्रिपरेशन भी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा, आपको चीजें पता हो, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट है जिनको पता है कि भाई फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्यों कर रहे हैं, मुद्दा क्या है, वो समझने में उनको दिक्कत आ रही है, तो वो मैं सारे पॉइंट कवर वहां पे कर लूंगा। दूसरा है इंपॉर्टेंस, इंडिया और जापान के बीच में नेवल एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है MX-20, ठीक है, कहाँ पे हुई है, अरेबियन सी के अंदर, और इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है, याद रखना है नाम GMX-20 है। इंडिया और जापान की नेवी के बीच में एक्सरसाइज हुई है, नेवी एक्सरसाइज अरेबियन सी के अंदर, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि हमने रशिया के साथ भी की है, फिर हमने क्वाड में भी जो करते हैं मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, अलग अलग जो जो भी एक्सरसाइज है जो हम करते हैं वो किस किस के बीच में और कहाँ पे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ताकि वहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता हो, नेक्स्ट से करेक्ट में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो। फिर एक मुद्दा आया, उसका डिस्कशन कर लेते हैं क्या बात हो रही है। तो ये है अर्मेनिया और अजरबैजान, उनके बीच में लड़ाई हुई है, ठीक है, एरिया है नागोर्नो कोराबीक, ठीक है, कोराबक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों जो कंट्री है जिसके बीच में यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया है, जहाँ पे ये रीजन में क्या हुई है, लड़ाई हुई है, ठीक है, लड़ाई करने का कारण क्या है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब इसके ऊपर बात आ जाए कि भाई किस मुद्दे को लेके यहाँ पे सबसे ज्यादा में प्रॉब्लम चल रहा है। एक प्रॉब्लम तो ये एरिया ही है, ठीक है, जो कि जो सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, ठीक है, उसके बाद जो नागोर्नो एरिया है, ठीक है, वो अजरबैजान के साथ चला गया, लेकिन अर्मेनिया अभी भी उसको अपना एरिया मानता है, और इस एरिया में जो पाइपलाइन है, ठीक है, वहां से जो नेचुरल गैस और कास्पियन ऑयल है जो पास होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रहा है, वॉर चल रही है, तो इस कंडीशन में ये पाइपलाइन को यदि कोई इन्फेक्शन हो, ठीक, तो इसके वजह से भी काफी सारे प्रॉब्लम बढ़ेंगे, ठीक है, ये पॉइंट डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप क्या करना कि भाई इसके लिए जो पुख्ता कारण है, ठीक है, इसके ऊपर एक एनालिसिस आएगा, तो तब पूरा डिस्प्यूट देखेंगे कि अर्मेनिया और अजरबैजान का लड़ने का मेन रीजन क्या है, ठीक है, एक एरिया डिस्प्यूट पे दोनों के बीच में था ही, और वहां पे ये पाइपलाइन भी जा रही है जिसको फोकस किया जा रहा है कि यदि यहाँ पे वॉर की कंडीशन बढ़ती है तो ये तोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन को लेके भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो और मैप बेस्ड सारी पॉइंट हो गए, तभी डिस्कशन करेंगे कि मेन रीजन क्या है इनके बीच जो लड़ाई हो रही है उसका। फिर एक डिस्कशन करते हैं, वो है 13 अमेंडमेंट, ठीक है, कौन सा, किसका, श्रीलंका का, याद रखिएगा, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले आपको हिस्टोरिकल पॉइंट थोड़े बहुत पता होने चाहिए, तो आपको ये समझने में आसानी। सबसे पहले समझिए कि हमारे जो तमिल लोग हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको एक चीज पता होगी कि भाई जो इंडिया और श्रीलंका थे दोनों ब्रिटिश कॉलोनी के भाग थे, तो इंडिया के जो तमिल थे उनको श्रीलंका ले जाया गया था रबर की खेती करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे जो नॉर्मल पब्लिक है जिसको सिंहालिस्ट कहते हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं, और हमारे जो तमिल लोग थे वो वहां पे माइनॉरिटी है, ठीक है, ये मेजोरिटी में है सिंहालिस्ट।
तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई जो हमारे तमिल लोग हैं, जो इंडिया से लेके गए थे अंग्रेज वहाँ पे रबर की खेती करने के लिए, ठीक है, वो माइनॉरिटी में आ गए। तो उनका जो भी कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस या उनके जो जस्टिस है उसको क्या किया जा रहा था, नजरअंदाज किया जा रहा था, ठीक है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे। तो उनका हक लेने के लिए एक एलटीटी ग्रुप का गठन हुआ था, ठीक है, जिसकी डिमांड थी कि भाई जो भी वहाँ पे तमिल है, ठीक है, उसको जस्टिस मिले, उसको पॉलिटिकल प्रेजेंस मिले, ठीक है, उसके भी कोई राइट्स हो, उसके भी कोई उसको भी कोई बेनिफिट मिले, ठीक है, उसको माइनॉरिटी में है उसमें ना गिना जाए, उसको इक्वल दर्जा देना चाहिए। तो इस संगठन को शांति वार्तालाप में क्या किए गए थे, 13 अमेंडमेंट के द्वारा इनको विश्वास दिला गया था कि भाई जो भी तमिल ग्रुप है, ठीक है, उसको उसके राइट दिए जाएंगे। तो इसके साथ हमारे एक प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का भी केस जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिन्होंने ये शांति वार्तालाप के लिए कार्य किया। तो अभी जो 13 अमेंडमेंट है, ठीक है, उसमें जो जो भी प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, श्रीलंकन असेंबली के द्वारा, वो प्रावधान इतने नहीं है कि जो तमिल नेशनल अलायंस है, ठीक है, उनका कहना ये है कि अभी लिमिटेड प्रावधान है, ठीक है, इसको और बेनिफिट इसको मिलने चाहिए तमिल लोगों को, ठीक है। इसके लिए जो हमारे नरेंद्र मोदी जी उनको बुलाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप हमारे वती आप ये जो भी हमारी इक्वालिटी, जस्टिस, पीस और रिस्पेक्ट के लिए आप बात करो, ठीक है। जबकि श्रीलंकन का कहना यह है कि हमने ऑलरेडी जो देने चाहिए राइट्स उससे ज्यादा पावर उनको अलर्ट की है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो 13 अमेंडमेंट के लिए जुड़े हुए, ये मैंने डिटेल में आपसे डिस्कशन किए हुए। इसके अलावा भी जो जो भी पॉइंट है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं डिटेल में, ठीक है। इसके अलावा हमने इसका 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट श्रीलंका का, फिर 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वो भी हमने आपसे डिस्कस किया था, और 20th अमेंडमेंट एक्ट जिसमें पार्लियामेंट ने जो पावर थी, ठीक है, पहले 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमने देखा था कि सारी पावर पार्लियामेंट के पास थी। फिर 20 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें सारी पावर पार्लियामेंट से फिर से खींच के प्रेसिडेंट को दी गई। तो पार्लियामेंट रबर स्टैंप ऑफिस हो गया। महेंद्र राजपक्सा वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, और गोटाबा राजपक्सा इनके बड़े भाई वो वहाँ पे प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन के आपसे डिस्कस किए थे। आपको कंपैरिजन भी पूछी जा सकती है जीएस पेपर 2 के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट थे जो डिटेल बाय डिटेल मैंने आपसे डिस्कस किए थे। मेन चीज है वो है फार्म बिल, ठीक है, जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, फिर फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस ट्रेड इंश्योरेंस बिल्स और एसेंशियल कमोडिटी बिल्स। तो ये तीनों बिल्स में क्या क्या प्रावधान है, ठीक है, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट इसको एग्रीकल्चर रिफॉर्म बता रही है, फिर भी किसान इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अकाली दल है जो एनडीए के साथ जुड़ा हुआ था वो वहां से सेपरेट हो गया एग्रीकल्चर बिल को लेके। अब ये राष्ट्रपति ने वहां पे साइन कर दिए, एक्ट बन के आ जाएंगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एपीएमसी को बचाओ, एमएसपी पे फोकस किया जा रहा है। तो सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके और भी व्यू पॉइंट है, ठीक है, क्यों किसान इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, वो सारी डिटेल मैं आपको स्पेशल लेक्चर के अंदर अलग से समझा दूंगा आपको, ताकि आपके दिमाग में भी आ जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो चलो राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया है तो एक्ट बन के आ ही जाएंगे, ठीक है। तो बिल की जगह बिल और एक्ट में डिफरेंस क्या है वो भी मैं डिस्कशन आपसे कर लूंगा। तो आशा रखता हूँ यहाँ पे जो भी डेली करंट अफेयर एनालिसिस है उसमें सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। कोई भी बाकी रहा हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, आपका नाम, एरिया का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्रेजेंट सर, थैंक यू सर लिख के, ताकि पता चले कितने बच्चे हैं जो रेगुलर बेस पे करंट अफेयर का लेक्चर देखते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। आपसे विदाई लेने का समय आ गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।